तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मैं आनुवंशिकता का तीसरा क्लास लेकर के आया हूं, और इसमें मैंने इससे पहले का बताया था कि फैमिली पीढ़ी 1 में और फैमिली पीढ़ी 2 में किस प्रकार से डिवीजन होता है और किस तरह से बनाया जाता है, जिसको आज इस वीडियो के माध्यम से मैं प्रदर्शित कर रहा हूं। तो इसका आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लो। मैं हट जा रहा हूँ, यहाँ पे कुछ टाइपिंग एरर है जिसको आप सभी लोग सही कर लेना। यहाँ पे कैपिटल टी होना चाहिए, यहाँ पे स्मॉल टी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्मॉल टी होना चाहिए। तो आप सभी लोग कर लो। मेंडल निष्कर्ष क्या निकला था कि मेंडल ने एक मटर के लंबे पौधे, कैसे पौधे, लंबे पौधे और बौने पौधे को लेकर के संकरण कराया। लंबे पौधे और बौने पौधों को लेकर संकरण कराया तो पाया कि जब शुद्ध लंबे को कैपिटल टी उन्होंने पाया, कैपिटल टी एक को एलिड बोलते हैं, तथा शुद्ध बौने में स्मॉल टी ने देखा पौधों के बीच संकरण कराया जाता है। तो पूरे के पूरे लंबे प्राप्त होते हैं, तथा F2 पीढ़ी जो प्राप्त होते हैं वो इस तरह से 1:2:1 प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं? 1:2:1 प्राप्त होते हैं। यानी एक शुद्ध लंबा, 2 संकर, 1 शुद्ध बौना प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से अनुपात निकाला जाता है। चलिए आगे हम प्रवेश करते हैं यहाँ पे। अब अगला हमारा प्रश्न है, क्या प्रश्न है कि एक संकर संकरण के F2 पीढ़ी में शुद्ध तथा संकर लक्षणों वाले पादपों का अनुपात होगा। क्या अनुपात होगा? F2 पीढ़ी में, F2 पीढ़ी में एक क्या है? शुद्ध लंबा, 2 क्या है? संकर, 1 क्या है? शुद्ध बौना। यानी 2 ये हो गए, यानी 2 क्या हो गए? 2। तो 2:2 आ रहा है, तो 2 1 कम 2, 2 कट जाएगा, 1:1 आएगा। हमारा आंसर नंबर तीसरा सही जाएगा। ठीक, इस तरह से ये होगा। अगला है, ये प्रश्न 2020 में, 22 में और 23 में पूछा जाने वाला प्रश्न है। ठीक, कि मेंडल के द्विसंकर संकरण को समझाइए। मेंडल को द्विसंकर संकरण को समझाना है। तो मेंडल ने बताया है कि जब 2 गुण वाले 2 गुणों को ध्यान में रखा तो इसके विभिन्न युग्म विकल्पी वाले पौधों के बीच संकरण कराया। तो जब संकरण कराया तो इसे द्विसंकर संकरण कहते हैं। यानी दो विभिन्न लक्षणों वालों के दिया। जैसे एक गोल मटर के लिया, गोल मटर जो क्या हरा था, गोल और हरा। दूसरा क्या दिया उन्होंने? झुर्रीदार और पीला लिया। इस प्रकार से जब इन्होंने संकरण कराया तो इसको कहते हैं द्विसंकर संकरण। जब मेंडल ने एक ही लक्षण को ध्यान में रखा तो एक संकर संकरण। जब 2 लक्षण को ध्यान में रखा तो द्विसंकर संकरण। ठीक, जैसे गोल, हरे, झुर्रीदार और पीले बीज वाले पौधों में जब संकरण कराया तो इस तरह से उन्होंने पाया, उसी को कहते हैं मेंडल के द्विसंकर संकरण। यानी मेंडल जब 2 गुणों वाले लक्षणों पर ध्यान देते हैं और उसे संकरण कराते हैं या युग्म विकल्पी कराते हैं, इस प्रक्रिया को द्विसंकर संकरण कहते हैं। यानी 2 अलग अलग बीजों के माध्यम से या पौधों के द्वारा संकरण कराया जाता है, इस प्रक्रिया को द्विसंकर संकरण कहते हैं। जब 2 गुणों को ध्यान में रखते हुए इसके भिन्न युग्म विकल्पी वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो इसे द्विसंकर संकरण कहते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पे इसमें दिखाया गया क्या बाकी से कि बीज का आकार गोल है और झुर्रीदार, बीज का आकार कैसा? पीला और हरे रंग का। अब इस टॉपिक को हम आगे लेकर के चलते हैं और वहां पे आप सभी को समझाते हैं। जैसे ये है, मेंडल जी ने पहली पीढ़ी में, प्रथम पीढ़ी में क्या लिया? गोल और हरा लिया। दूसरी पीढ़ी में झुर्रीदार और पीला लिया। अब गोल और हरे को कैपिटल R से प्रदर्शित किया और गोल को RR से प्रदर्शित किया, कैपिटल R से, और हरे को YY से किया, और झुर्रीदार को स्मॉल RR से किया और पीला को कैपिटल YY से प्रदर्शित किया। अब दोनों के बीच में उन्होंने संकरण कराया तो एक R यहां से आ जाएगा कैपिटल, एक या R यहां से आ जाएगा, एक Y यहां से आएगा
तो एक वाई यहां से आएगा। ठीक, अब क्या हुए, ये प्रभावी लक्षण हुए, प्रभावी। तो इन्होंने मेंडल को देखने को क्या मिला कि पीला यहां से कैपिटल था तो पीला हुआ, गोल आर कैपिटल था तो गोल हुआ, यानी गोल और पीला पादप इन्हें प्राप्त हुआ। निष्कर्ष ये निकला कि पहली यानी F1 पीढ़ी में गोल व पीले बीज प्राप्त होते हैं, अतः गोलपन पीला रंग प्रभावी गुण है। क्या है, गोलपन और पीला रंग प्रभावी लक्षण है। अगला हमारा हो जाएगा टॉपिक ये उन्हीं का संस्करण यानी मेंडल की। इन्होंने देखो सबसे पहले क्या लिया, यानी कि जब संकरण कराए पीढ़ी नंबर 2 में लिया, 2 पीढ़ी में उन्होंने क्या लिया, आर वाई क्या, आर वाई लिया, यानी एक कैपिटल आर वाई, एक कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर कैपिटल स्मॉल आर लिया, कैपिटल वाई लिया, फिर स्मॉल वाई स्मॉल आर लिया, स्मॉल आर और स्मॉल वाई लिया। इस तरह से इन्होंने संकरण के गुण लक्षणों का कुछ युग्मक कराया। तो जब इन्होंने युग्मक कराया तो अब यहां से इन्होंने क्या लिया, कैपिटल आर लिया, एक आर यहां आ गया और एक आर यहां से आया, फिर यानी 2 आर हो गए, कितने आर, 2, दोनों कैपिटल कैपिटल। फिर वाई यहां से आया, एक वाई यहां से आया, यानी ये भी कैपिटल वाई वाई। तो इनको रेड से हम लोग लिखते हैं, इसे लिखते हैं रेड से। अब अगर कैपिटल है, क्या है, कैपिटल आर है तो ये गोल होगा, क्या होगा, गोल होगा। अगर कैपिटल है, जहां भी इसमें जितने में जो संरचना दी गई है, जितने में आपको कैपिटल आर दिखेगा सारे गोल लक्षण वाले हैं। फिर यहां से संकलन कराया, इसमें भी कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई, तो ये गोल है, क्या है, गोल है। कैपिटल आर 2 गोल, कैपिटल आर 3 गोल, कैपिटल आर 4 गोल, कैपिटल आर 5 गोल, कैपिटल आर 6 गोल, कैपिटल आर 7 गोल, कैपिटल आर 8 गोल, और एक कहां गया, कहीं छूट रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ तो 9, यानी इन्होंने पाया 9 गोल पाए, क्या पाए, 9 गोल पाए। अब दूसरा क्या हो जाएगा कि मेंडल जी ने जिसमें वाई आ जाए, क्या जाए, वाई, अगर वाई कैपिटल है, क्या है, वाई कैपिटल है तो वो हरा होगा, क्या होगा, वाई कैपिटल है तो हरा। तो ये देखो 1 वाई 2 वाई 3 वाई, तो ये कैसे पाए गए, हरे 3 पाए गए, है ना, ये हरा हुआ। अब जिसमें दोनों वाई स्मॉल हो, क्या हो, स्मॉल हो, वो क्या होगा, गोल और हरा होगा। तो 1 2 3, अगर इसमें एक भी आर कैपिटल है या वाई कैपिटल है, एक भी आर या एक भी वाई कैपिटल पा जाओ तो वो हरा और गोल होगा, तो ये 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3। झुर्रीदार वाली बात कर लिया जाए, झुर्रीदार वो होंगे जिसमें एक भी क्या हो जाए, सारे के सारे स्मॉल हो, क्या हो, स्मॉल हो, जैसे आर इसमें स्मॉल, सारे आर स्मॉल, वाई स्मॉल, और फिर कौन, वाई स्मॉल, ये भी स्मॉल स्मॉल, वाई के कैपिटल है, ये भी स्मॉल, तो 3 यहां पे पाए गए, कितने पाए गए, 3। तो झुर्रीदार और पीले होंगे, कैसे होंगे, झुर्रीदार होंगे। तो इसका अगर अनुपात में देखा गया तो पाया गया 9:3:3, 9:3:3 पाया गया इसमें। ठीक, इस प्रकार से मेंडल ने जब दोनों लक्षणों को आपस में संयुग्म कराया तो कुछ इस तरह से उन्होंने पाया, ठीक है ना। यानी ये F1 पीढ़ी 2 में प्राप्त हुआ उन्हें, किसमें, F1 पीढ़ी 2 में प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे इसको निष्कर्ष को यहाँ लिख दिया गया, मेंडल जी ने लिख दिया कि मेंडल ने द्विसंकर प्रयोग में जब गोल व हरे तथा झुर्रीदार पीले बीज वाले
पौधों के मध्य संकरण कराया तो F1 पीढ़ी में सभी पौधे संकर गोल व पीले बीज वाले थे। इससे यह सिद्ध होता है कि पीला रंग वह गोल आकार प्रभावी लक्षण होता है, जबकि हरा व झुर्रीदार आकार अप्रभावी लक्षण होता है। F1 पीढ़ी के पौधों में स्वपरागण कराने पर F2 पीढ़ी में 4 प्रकार के पौधे प्राप्त हुए, जिसमें क्या प्राप्त हुआ? पीले गोल 9, हरे गोल 3, झुर्रीदार 3 और हरे झुर्रीदार 1। हरे और झुर्रीदार 1 प्राप्त हुए थे। हरे और झुर्रीदार 1 प्राप्त हुआ था। यहाँ पे एक झुर्रीदार, ये एक यहाँ झुर्रीदार भी हो जाएगा, यानी 3 अनुपात क्या 3 अनुपात 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1, यानी झुर्रीदार 1 प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ था? झुर्रीदार 1 प्राप्त हुआ। ये दोनों स्मॉल आर, दोनों स्मॉल आर और दोनों स्मॉल वाई, यानी झुर्रीदार 1 प्राप्त हुआ था। ठीक इस प्रकार से कुछ लक्षण प्राप्त हुए थे लास्ट पीढ़ी में। तो यानी कि हमारा अनुपात अगर निकलेगा तो क्या आ जाएगा? 3 अनुपात 9 आएगा, 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1, इस तरह से आएगा। ठीक, अगला टॉपिक। तो इस तरह से हमें कुछ प्राप्त हुए थे लक्षण, जिसको क्या कहते हैं? फिनोटाइप कहते हैं। क्या कहते हैं? फिनोटाइप। 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1, ये फिनोटाइप के अंतर्गत आएगा। अगला है कि मेंडल के नियम, ये अक्सर पूछे जाने वाले होते हैं। मेंडल के नियम अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो मेंडल ने किसका नियम दिया? प्रभाविता का नियम दिया था, पृथक्करण का नियम दिया था, स्वतंत्र अभिव्यूहन का नियम दिया था। ठीक, मेंडल ने 3 नियम दिए थे। कितने नियम दिए थे? 3 नियम ऐसे। नंबर 1 प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अभिव्यूहन का नियम। 3 नियम मेंडल जी ने दिए थे। प्रभाविता का नियम क्या होता है? जो प्रभावी लक्षण, क्या हो? प्रभावी लक्षण। मेंडल के प्रभाविता का नियम मेंडल द्वारा प्रतिपादित एक संकर संकरण पर आधारित है। जब शुद्ध लंबे शुद्ध बौने पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में विपरीत लक्षण में से केवल एक प्रभावित होता है, यानी लंबापन दिखाई देता है, और अप्रभावित लक्षण बौनेपन छिपा रहता है। जब शुद्ध लंबे कैपिटल टी तथा शुद्ध बौने स्मॉल टी पौधों के मध्य संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में प्रभावित लक्षण 100% लंबे प्राप्त हुए, क्योंकि ये लंबेपन के लक्षण प्रभावी होते हैं। यानी प्रभावी, उन्होंने पाया कि शुद्ध लंबेपन ही प्रभावी लक्षण है, यानी 100% लंबेपन प्रभाविता उनको प्राप्त हुआ। और जो स्मॉल पीढ़ी वाले थे, यानी छोटे बौनेपन थे, वो अप्रभावी लक्षण दिखाई दिए। तो ये था प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम कहता है, ये वही आ गया दोबारा से, पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम अलग है ना। जब प्रथम संतति पीढ़ी F1 के विषम युग्मजीव पौधों से स्वपरागण कराया गया, विषम मतलब एक लंबा एक बौना से कराया गया, ठीक, कराते हैं, तो द्वितीय संतानीय पीढ़ी के सदस्यों में परस्पर विपरीत लक्षणों का एक निश्चित अनुपात में पृथक्करण हो जाता है। कैसा हो जाता है? अतः यह लक्षणों के पृथक्करण का नियम कहलाता है। इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहा जाता है। क्या कहता है? इसे युग्मकों का शुद्धता का नियम कहा जाता है। जब F1 पीढ़ी से प्राप्त पौधों के बीच स्वपरागण कराया गया तो F2 पीढ़ी में लंबे दोनों प्रकार के पौधे प्राप्त हुए। यानी कैसे प्राप्त हुए? जब विषम युग्मजीव में कराया गया तो कुछ लंबे प्राप्त हुए, कुछ संकर प्राप्त हुए, और कुछ कैसे प्राप्त हुए? शुद्ध बौने, यानी इसमें देखने को मिला। स्वतंत्र अभिव्यूहन का नियम कुछ इस तरह से उन्होंने दिया है। कहते हैं इस प्रकार के संकरण में जब किसी 2 या 2 से अधिक कारकों या युग्मकों के लिए 2 जोड़ी विपरीत प्रभावों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो इन कारकों का पृथक्करण तथा चयन स्वतंत्र अभिव्यूहन होता है।
अर्थात एक लक्षण एक ही वंशागति दूसरे लक्षण को प्रभावित करता नहीं करता है, यानी एक लक्षण दूसरे लक्षण को प्रभावित नहीं करता है, अर्थात एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण को प्रभावित नहीं करता है, अप्रभावित हो जाता है। तो ये स्वतंत्र अभ्युपगम का नियम कहला रहा है। अगला है, उदाहरण के लिए F2 पीढ़ी में संतानों में दो लक्षणों को गोल आकार व हरा रंग तथा झुर्रीदार आकार व पीला रंग संकरण से प्राप्त F1 पीढ़ी में अलग अलग लक्षणों के प्रभाव जीन्स पृथक हो गए। F2 पीढ़ी में ये स्वतंत्र रूप से संयुक्त होकर प्रकट हुए। इसी कारण झुर्रीदार बीजों के साथ पीला रंग भी और गोल बीजों के साथ हरा रंग भी प्रकट हुआ। ठीक, इस तरह से कुछ प्राप्त हुआ। अगला है कि प्रश्न हमारा हो जाएगा, गुणसूत्र से आप क्या समझते हैं, इसकी खोज किसने की, गुणसूत्रों के प्रकार बताइए। देखिए, गुणसूत्र की खोज किसने की, तो ये जीन की कोशिका के केंद्रक में उपस्थित धागे का आकार की संरचना है होती है। केंद्रक में पाए जाने वाले न्यूक्लियो प्रोटीन है, यह कुंडलित धागे नुमा संरचना के रूप में दिखते हैं। इसका स्टार्स बर्गर ने सन 1875 में इनकी खोज किया था। गुणसूत्र शब्द का प्रयोग वाल्डेयर ने सन 1888 में किया था। 1875 में गुणसूत्र की खोज किया गया था, तब तक ये गुमनाम था, इसका नाम ही नहीं मिला था। स्टार्स बर्गर ने किया था लेकिन इसको नाम नहीं मिला था। 1888 में वाल्डेयर ने इसका नामकरण किया। कोशिका विभाजन का अध्ययन करते हुए इन्होंने कहा था कि ये क्या है, गुणसूत्र है, यानी वाल्डेयर ने इसका नाम गुणसूत्र दे दिया था। अगला प्रश्न है हमारा, ये है गुणसूत्र, ये केंद्रक है और केंद्रक के अंदर कुछ इस तरह से धागे नुमा संरचना होती है जिसे गुणसूत्र कहते हैं। गुणसूत्र, अच्छा, अगर हम गुणसूत्र की बात करें तो गुणसूत्र 23 जोड़ी होती है। कितनी जोड़ी होती है? गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी होती है। कितनी जोड़ी? 23 जोड़ी होती है गुणसूत्रों की संख्या। 23 जोड़ी पाई जाती है, गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी पाई जाती है। कुल 46 गुणसूत्र होते हैं। कितने गुणसूत्र होते हैं? 46, जिसे अगर हम बात करें तो 22 जोड़ी ही मानी जाती है। कितनी जोड़ी? 22 जोड़ी मानी जाती है। एक जोड़ी जो होते हैं वो लिंग निर्धारण का कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं? लिंग निर्धारण का कार्य करते हैं। एक जोड़ी जो होंगी वो लिंग निर्धारण का काम करते हैं। एक जोड़ी गुणसूत्र लिंग निर्धारण का काम करते हैं, जो लिंग पर डिपेंड करता है कि क्या बनेगा, मेल बनेगा या फीमेल बनेगा। ठीक, इस तरह से हमारे वीडियो में जो ये 22 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, अगर हम लोग मनुष्यों की बात करें तो उसमें 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने जोड़ी? 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। टोटल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 46। लेकिन अगर हम बात करें तो 22 प्लस एक्स या वाई होते हैं, यानी ये किसका काम करते हैं? यक्स और वाई, ये लिंग निर्धारण का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? लिंग निर्धारण का काम करते हैं। तो यही मिल करके 23 बनते हैं। जैसे यहां पे कह रहा है कि 22 जोड़ी गुणसूत्र हैं। 22 जोड़ी जो क्या हैं, वो क्या काम करते हैं? वो अलिंग गुणसूत्र होते हैं या स्वजात गुणसूत्र के नाम से जाना जाता है। ये क्रोमोसोम्स भी कहते हैं इनको। इनका काम क्या होता है? आंख का रंग, शरीर का आकार, नाक, कान, ओंठ के रंग को बनाने का काम ये 22 जोड़ी गुणसूत्र करते हैं। परंतु जो ये एक जोड़ी गुणसूत्र पाया जाता है, ये लिंग निर्धारण का काम करता है। किसका काम करता है? लिंग निर्धारण का काम करता है। तो यदि आप सभी को एग्जाम में आएगा तो आप सभी लोग लगा देना। अगर 1 नंबर वाले प्रश्न में आएगा कि गुणसूत्र कितने संख्या में पाए जाते हैं? 46। जैसे गुणसूत्रों के प्रकार, आइए हम बात करते हैं कि गुणसूत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो कह रहा है कायिक, अलिंग या स्वजात गुणसूत्र। अच्छा, इसे 3 नाम से जाना जाता है। कितने नाम से? 3 नाम से। कायिक, अलिंग, स्वजात गुणसूत्र से नाम के नाम से जाना जाता है। लेकिन एग्जाम में इस तरह से भी लिखा होता है इंग्लिश। आप सभी लोगों ने ऊपर देखा होगा कि एग्जाम में
इंग्लिश में आंसर दिया होता है। तो इसका नाम है ऑटोसोम्स। आप सभी लोग हिंदी के साथ में इंग्लिश पे ध्यान दोगे तो इसमें 3 नाम याद करने से बेहतर एक नाम को याद कर लो, ऑटोसोम्स। यदि दिखाई दे दे तो सीधा टिक इसी पर लगा दो। इनका क्या काम होता है कि वह गुणसूत्र जो लिंग लक्षणों को छोड़कर जीन के अन्य लक्षणों का निर्माण करते हैं कायिक गुणसूत्र कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कायिक गुणसूत्र या ऑटोसोम्स कहलाते हैं। ठीक, कायिक गुणसूत्र नर मादा दोनों प्रकार के जीवों में समान होते हैं। कितने प्रकार के जीवों में? नर या मादा हो, दोनों प्रकार के जीवों में ये समान होते हैं। अब कह रहा है लिंग गुणसूत्र। कौन से गुणसूत्र? लिंग, जिसे सेक्स क्रोमोसोम्स भी कहते हैं। ये एक जोड़ी होते हैं, या तो एक्स होगा या वाई होगा। ठीक, कह रहा है लिंग निर्धारण करने वाले गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं। जो गुणसूत्र लिंग का निर्धारण करते हैं वह लिंग निर्धारण गुणसूत्र कहलाते हैं। ये नर और मादा दोनों में अलग अलग होते हैं। ये प्रायः एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं। अच्छा, अगर हम लोग नर की बात करें तो नर में एक्स वाई पाया जाता है। मादा का बात करें तो मादा में एक्स एक्स गुणसूत्र पाया जाता है। मादा में एक्स एक्स पाया जाता है, नर में एक्स वाई पाया जाता है। अगर हम इनका रिएक्शन करवाएं, क्रॉस करवाएं तो ये क्या होगा? एक्स से होगा तो एक्स एक्स प्राप्त होगा, अगर एक्स से होगा तो एक्स एक्स प्राप्त हो जाएगा। यदि वाई का हम लोग कराएं एक्स से तो एक्स वाई प्राप्त होगा, और यदि एक्स से करवाएं तो एक्स एक्स, और वाई से करवाएं तो एक्स वाई। यानी 50-50% के बराबर हिस्सेदारी एक दूसरे के होते हैं। 50% गर्ल बनने के चांस होते हैं और 50% बॉय बनने के चांस होते हैं। लेकिन हमारे समाज में अब ये डिपेंड किस पे करता है? देखिए, लिंग निर्धारण अगर बात कर लिया जाए तो नर के क्रोमोसोम्स पे डिपेंड करता है, लेकिन हमारे समाज में सिर्फ और सिर्फ लोग महिलाओं को दोष देते हैं कि किसी के संतति में या किसी के संतान में सिर्फ अगर लड़कियां जन्म लेती हैं तो औरतों पे ज्यादा लोग हाथ उठाने का काम करते हैं। इस तरह से नोट आगे कह रहा है, लेकिन विज्ञान जो है 50-50% दोनों को बराबर का हक देता है। ठीक, कह रहा है नोट, मानव में कुल 22 जोड़े ऑटोसोम्स तथा एक जोड़ी सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। यानी एक जोड़ी जो होते हैं 22 जोड़ी ऑटोसोम्स होते हैं, एक जोड़ी सेक्स क्रोमोसोम होते हैं जो लिंग निर्धारण करने का काम करते हैं। अगला, इसी के साथ हमारा एक प्रश्न है इंपॉर्टेंट कि मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। मैंने बताकर गलती किया, ये आप सभी लोगों से मुझे करवाना चाहिए था। अगला क्वेश्चन है कि लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझाइए कि लिंग निर्धारण क्या है। तो लिंग निर्धारण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह सुनिश्चित होता है कि जंतुओं में लैंगिक के पश्चात उत्पन्न होने वाला संतान नर होगा या मादा होगा। देखिए, यहां पे मैं 2 पिक्चर के माध्यम से समझाया हूं कि यदि 2 नर तथा मादा के द्वारा किए गए संयुग्मन से जो संतान उत्पन्न होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? दो जंतुओं के लैंगिक के पश्चात, यानी 2 जंतु हों और दोनों के लैंगिक के पश्चात जो संतान उत्पन्न होगी नर होगी या मादा होगी। इसको भी पहले भी मैंने बताया था कि एक यहां से अगर यक्स आएगा, देखो स्त्री जो होती हैं, नर जो होती हैं, मादा जो होती हैं, उसमें मादा में देखिए जो मादा होती हैं, कौन? मादा में एक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं, नर होते हैं, नर में एक्स वाई क्रोमोसोम पाए जाते हैं।
यदि यहां से x आएगा तो मादा, यहां से XY आएगा तो नर, यहां से x तो मादा, और यहां से XY तो नर। कुछ इस तरह से लैंगिक के पश्चात अगर संयुग्मन होता है या लिंग निर्धारण होता है तो इसी के माध्यम से होते हैं, 50-50 के चांसेस दिए होते हैं। ठीक, आगे कह रहा है मनुष्यों में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया युग्मक जनन के दौरान होती है। युग्मक जनन में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित युग्मकों का निर्माण होता है। अगुणित मतलब जो पूरी तरीके से परिपक्व ना हो, आधा हो, यानी कि सिर्फ 23 जोड़ी हों। कितने हों? 23 ही हों। क्या दिए हों? 23 जोड़ी दिए हों तो ये अगुणित कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? अगुणित। ठीक, कह रहा है मनुष्यों में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया युग्मक जनन के दौरान होती है। युग्मक जनन में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित युग्मकों का निर्माण होता है। अगुणित युग्मकों का निर्माण होता है। फिर आगे कह रहा है अगला टॉपिक कि स्त्री में बने हुए युग्मक 22x गुणसूत्र, जबकि पुरुष में 2 प्रकार के युग्मक होते हैं, 22 + x, 22 + y गुणसूत्र वाले होते हैं। देखो, अगर 22 + x वाले हैं तो मादा, 22 + y वाले हैं तो नर। अगला क्वेश्चन, निषेचन के पश्चात समय नर से प्राप्त शुक्राणु XY शुक्राणु वाला अंड से मिलता है। इस प्रकार लिंग निर्धारण में बने युग्मनज में क्रमशः 44 + XX, 44 + XY गुणसूत्र हो सकते हैं। नेक्स्ट है, इस प्रकार लिंग का, अब देखो 44 + XX है तो मादा, क्या मादा, 44 + XY है तो नर। इस प्रकार लिंग का निर्धारण निषेचन के समय ही शुक्राणुओं के गुणसूत्र द्वारा ही हो सकता है, क्योंकि सभी मादा एक ही प्रकार के गुणसूत्र रखते हैं। देखो, अगर लिंग निर्धारण की बात करें तो ये पुरुष के स्पर्म के द्वारा होता है, ना कि मादा के अंडों के द्वारा होता है। ये पुरुष के स्पर्म के माध्यम से होता है, यानी पुरुष ही लिंग निर्धारण की क्षमता करने का कैपेसिटी रखता है, उसी के द्वारा होता है लिंग निर्धारण की प्रक्रिया। लेकिन मादाओं को लोग दोष देते हैं, मादा को दोष देना गलत है और बंद कर दें इंसान, ताकि ये डिपेंड करता है किस पे? पुरुषों के लैंगिक गुणसूत्र पर कि कौन ट्रांसफर होगा। वही तो इस तरह से हमारा कुछ हेरिडिटी चैप्टर आज समाप्त होता है और अगला मैं चैप्टर बहुत जल्द लेकर आने वाला हूं, और ये बोर्ड के पर्पस से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा, ताकि बोर्ड में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं सारा मैं इसमें लाके रख दिया हूं। तो आप सभी लोग इसको एक बार में देखें, और जब एग्जाम करीब आए तो जरूर देखें। 1-2 बार देख लेंगे तो जाहिर सी बात है कि बहुत ही बेहतर मार्क्स लेकर आप सभी लोग आएंगे। ठीक, चलिए मिलते हैं इसी के साथ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहें, मस्त रहें और पढ़ाई करते रहें। तो कमेंट करके बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा। लगभग 3 क्लास में मैंने ख़त्म किया है इस वीडियो को। चाहता तो 1 क्लास में ख़त्म कर सकता था, लेकिन ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाने पर आप सभी लोग देखते नहीं हैं, कोई कमेंट करके बताते नहीं हैं, इस वजह से थोड़ा निराशा होता है और वीडियो को मैं भी रुक कर बनाने लगा, ताकि आप लोग कोई रिएक्शन ही नहीं देते हैं। यदि आप लोग रिएक्शन करें तो जल्द से जल्द मैं ख़त्म करूँगा पूरा टॉपिक।